हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीत एक्सपर्ट्स। मेरा नाम सिद्धार्थ सेठी है और आज हम पढ़ेंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल। देखिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर नाम के चैप्टर में ना सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो बोर्स एटॉमिक मॉडल होता है, क्योंकि इसने पहली बार कुछ डेटा दिया जिस डेटा के ऊपर न्यूमेरिकल बनता है। ऑल दो ये वाला मॉडल सिर्फ हाइड्रोजन या यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए एप्लीकेबल है, बट इट वाज वन ऑफ द मेजर मॉडल्स जहां पर एक एटम के बारे में कुछ सीरियसली डिस्कस हुआ और उसने बहुत कुछ जो कंक्लूजन्स थे वो भी ड्रॉ किए। और ये वाला टॉपिक जो था वो फिजिक्स में भी है और केमिस्ट्री के अंदर भी है। तो ये टॉपिक की इंपॉर्टेंस अपने आप डबल हो जाती है, बिकॉज इट कैन गिव ए क्वेश्चन इन केमिस्ट्री, इट कैन गिव ए क्वेश्चन इन फिजिक्स। तो ये 4 नंबर का फिजिक्स में दे सकता है, 4 नंबर का केमिस्ट्री में क्वेश्चन दे सकता है, और नीट में तो और ज़्यादा दे सकता है, जेई में भी देगा। पर ठीक है, क्वेश्चंस कम होते हैं तो हम मान लेते हैं कि जो कंट्रीब्यूशन है वो कंट्रीब्यूशन भी कम रहेगा। पर नीट के अंदर क्योंकि 45 क्वेश्चन होते हैं तो हो सकता है 2 क्वेश्चन आ जाए इस चैप्टर से, इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन आ जाए। तो ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये फिजिक्स में भी देगा और केमिस्ट्री में भी क्वेश्चन देगा। अब बोर ने क्या किया? बोर ने बहुत समझदारी दिखाई। बोर ने पूरा रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ा, रदरफोर्ड के मॉडल को यूज़ किया, अपनी मैथ्स लगाई और अपना मॉडल बना दिया। इसने क्या बोला कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर काट रहा था न्यूक्लियस के अराउंड। अब यदि वो न्यूक्लियस के अराउंड चक्कर काट रहा है तो प्रॉब्लम क्या थी? जैसे रदरफोर्ड ने कहा था कि यदि चक्कर काटोगे तो मैं चक्कर काट रहा है। पर रदरफोर्ड में क्या प्रॉब्लम थी कि जो मैक्सवेल थियरी थी उसके हिसाब से यदि वो चक्कर काटेगा तो वो एनर्जी एमिट करेगा और उसमें गिर जाएगा न्यूक्लियस के अंदर। इसने कहा मैं ऐसा नहीं मानता, मैं कुछ बेसिक अजम्पशंस देता हूँ। उसने वो बेसिक पॉस्टुलेट्स दिए और उन बेसिक पॉस्टुलेट्स के बाद में कुछ भी और करने का स्कोप किसी के पास बचा ही नहीं। और वो बेसिक अजम्पशंस क्या थे, जरा हम उसकी बात करते। सबसे बेसिक अजम्पशन था कि इलेक्ट्रॉन्स, सबसे बेसिक अजम्पशन, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस in specific orbits, in specific orbits. Such orbits are called stationary orbits. क्या बोला उनको उन्होंने? इनको बोला इन्होंने stationary orbits. Electrons do not emit energy during revolution in such orbits. तो देखिए, जो मैक्सवेल का अपोजिशन था वो अपोजिशन एक साथ गायब हो गया कि भाई मैंने अज्यूम कर लिया कि ऐसा नहीं होता। और साइंस में ना अजम्पशंस की बहुत वैल्यू होती है, क्योंकि हमको मेजॉरिटी साइंस नहीं पता होती है। तो हम क्या मानते हैं, यदि किसी के अजम्पशन से कोई चीज़ प्रूव हो रही है और जो प्रूफ हमको मालूम है कि टेंजिबल है, हमको दिखता है, तो फिर हम उस अजम्पशन को सही मान लेते हैं। तो उसने पहला अजम्पशन ये दिया, ठीक है। और मैक्सवेल का पूरा अपोजिशन गेट के बाहर। दूसरा अजम्पशन, इलेक्ट्रॉन्स can jump from lower orbit to higher orbit by absorption of energy and vice versa by emission of energy. And the energy transfer is in form of photon या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इसने क्या कहा कि यदि आपके पास एक एटम है, उस एटम में 1 2 3 एनर्जी लेवल हैं,
तो इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जा सकता है, जब वो नीचे से ऊपर जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और जब ऊपर से नीचे आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, और वो किसके फॉर्मेट में करेगा, फोटोन की फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में। तो ज़रा हम उसी बात को वापस से पकड़ते हैं। भाई इन्होंने क्या बोला कि जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में है, वो फॉर्म में है फोटोन की, या एनर्जी एब्जॉर्ब भी जो है वो भी किस फॉर्म में है, वही फोटोन की फॉर्म में। और हमें प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से ये पता है कि एनर्जी किसके बराबर होती है, एच म्यू के बराबर होती है फोटोन की। ये तो हमको पता है, ये तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है। अब ये जो एनर्जी रिलीज एब्जॉर्ब है ये कितनी होगी, ये होगी E2 माइनस E1, वेयर ये जो है ये हो जाएगी एनर्जी ऑफ हायर एनर्जी, हायर ऑर्बिट, और ये हो जाएगी एनर्जी ऑफ लोअर ऑर्बिट, और H हो जाएगा प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या हो जाएगा, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो ये बन जाएगा E2 माइनस E1 बाय H इक्वल्स टू म्यू, और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं बोर्स फ्रीक्वेंसी लॉ। बात समझ में आई? एक बार फिर समझते हैं क्या बात हो रही है। इन्होंने क्या कहा कि भाई आपके पास ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट है। ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड जा सकता है। जब ये इस तरीके का मूवमेंट शो करेगा तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे और ऊपर से नीचे आ सकता है। जब वो नीचे आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, और वो जो एनर्जी रिलीज का सारा कार्यक्रम होगा वो इन द फॉर्म ऑफ फोटोन होगा, ये बोला। इसके बाद एक और पोस्टुलेट आया, एंड दैट पोस्टुलेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो क्या था, एंगुलर मोमेंटम का पोस्टुलेट। और एंगुलर मोमेंटम का पोस्टुलेट क्या बोलता है कि एंगुलर मोमेंटम, angular momentum of electron is an integral multiple of, is an integral multiple of h upon 2 pi। मतलब वो एक इंटीग्रल मल्टीपल है h अपॉन 2 पाई का। अब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, ये होता है mvr के बराबर। ये किसके बराबर है, NH अपॉन 2 पाई, वेयर N इज शेल या ऑर्बिट नंबर। शेल और ऑर्बिट हम एक ही चीज को इंडिकेट करने के लिए यूज करते हैं। तो अभी आपके पास कुछ बेसिक अजम्पशंस आ गए हैं, ठीक है। अब हम इन बेसिक अजम्पशंस को आगे लेके चलना चालू करते हैं। देखिए जरा पहले ना इस चीज को समझते हैं। मेरे पास क्या आ गया है, वेलोसिटी किसके बराबर आ गई है, मतलब मेरे पास ये पहले रिलेशन समझिए, mvr इक्वल्स टू NH अपॉन 2 पाई आ गया है, और वेलोसिटी किसके बराबर आ गई है, NH अपॉन 2 पाई mr के बराबर आ गई है। और यदि मैं यही वेलोसिटी का स्क्वायर लिख लूंगा तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा NH स्क्वायर, मतलब n स्क्वायर h स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, ये आ जाएगा। अभी मेरे पास ये डेटा आया है पोस्टुलेट से। अब मैं ज़रा आगे बढ़ता हूँ और सर्कुलर मोशन लगाता हूँ, थोड़ा सा फिजिक्स यूज़ करता हूँ। मैंने क्या बोला कि भाई ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, इस ऑर्बिटर में इस ऑर्बिट के अंदर चक्कर काट रहा है। यदि ये इस ऑर्बिट में चक्कर काट रहा है और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो इसके ऊपर एक लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स FCP, और एक लगेगा ऐसे बाहर की तरफ फोर्स, इसको बोलेंगे FCF, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखिए जब ऐसा मोशन होता है ना, ऐसा सर्कुलर मोशन होता है, तो एक फोर्स होती है जो अट्रैक्शन करती है, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल, और एक फोर्स होती है जो रिपल्शन करती है, उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।
ये दोनों फ्रेम डिपेंडेंट फोर्स है, आपके सर्कुलर मोशन में आपने पक्का से पढ़ी होगी। तो ये क्या हो गया, एफ सी पी और एफ सी एफ, ये किसके बराबर होती है, ये बराबर हो जाएगी एम वी स्क्वायर बाय आर के। और सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। किसके बराबर होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बराबर होगी। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी हो जाएगी, यदि आपको थोड़ा सा आइडिया होगा तो फोर्स इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। और ये Q1 Q2 क्या है, देखिए ये कूलम्स लॉ है, ये 12th के फिजिक्स में आता है वैसे, और 10th में बच्चों ने पढ़ा हुआ होता है। तो F इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, के इज ए कांस्टेंट, Q1 इज चार्ज ऑन फर्स्ट बॉडी, Q2 इज चार्ज ऑन अनदर बॉडी, और आर स्क्वायर। अब ये Q1 किसके बराबर है, ये हम बराबर मान लेते हैं चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस पे कितना चार्ज है, देखिए न्यूक्लियस पे क्या है, प्रोटॉन्स है, तो इतना चार्ज प्रोटॉन्स का है उतना ही चार्ज न्यूक्लियस का है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, जेड ई के, वेयर जेड इज एटॉमिक नंबर एंड ई इज चार्ज ऑन प्रोटॉन। यदि 10 प्रोटॉन है तो 10 प्रोटॉन के बराबर का चार्ज होगा, 3 प्रोटॉन है तो 3 प्रोटॉन के बराबर का चार्ज होगा। और Q2 क्या आ गया, Q2 आ गया चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ये किसके बराबर आ गया, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन के बराबर आ गया। तो फोर्स किसके बराबर आ गई, फोर्स बराबर आ गई के इंटू जेड ई इंटू ई बाय आर स्क्वायर। और ये किसके बराबर आ रहा है, एम वी स्क्वायर बाय आर के। और हमने इस r से r को कैंसिल किया तो v स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है, ये बराबर आ रहा है के जेड ई स्क्वायर बाय आर एम के बराबर आ रहा है। देखिए अभी एक वेलोसिटी स्क्वायर की वैल्यू है, एक वेलोसिटी स्क्वायर की वैल्यू है ये, तो दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, तो बिल्कुल होनी चाहिए। तो अब हम इसको यदि सॉल्व कर लें, ज़रा समझिए, एक वैल्यू ये है, इसको ज़रा सेलेक्ट करके अगले पन्ने पे भेज लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगी, कॉपी टू, चलिए कॉपी हो गया, ठीक है। और एक काम करते हैं, इसको भी ज़रा कॉपी करके आगे भेज लेते हैं, इसको भी कॉपी टू एंड ये एंड कॉपी। चलिए ये कॉपी हो गया है, मतलब ये दोनों वैल्यूज़ बराबर हैं। ज़रा इनको भी थोड़ी सी सही जगह पे रख लेते हैं, ये चला जाएगा ऐसे ऊपर और ये भी चला जाएगा ऐसे ऊपर। तो ये दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए ना भाई, दोनों वेलोसिटी स्क्वायर की वैल्यू है, तो वेलोसिटी स्क्वायर की वैल्यू अलग अलग कैसे हो सकती है। तो हम क्या बोलेंगे कि भाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर आर स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बाय आर इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल और आर से आर कैंसिल। तो आपके पास आर की वैल्यू कितनी आ गई, चलिए आर की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू के इंटू ई स्क्वायर इंटू जेड। और इसको रीअरेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू ई स्क्वायर इंटू के इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। अब यदि आप इस चीज़ को देखेंगे तो ये जो वैल्यू है ये पूरी की पूरी एक कांस्टेंट वैल्यू आ गई है भाई। यदि आप ये वाली वैल्यू समझेंगे तो ये पूरी की पूरी एक कांस्टेंट वैल्यू है, और इसकी वैल्यू आ जाती है 0.529 इंटू 10⁻⁻10। तो ये कितना आ जाएगा, r इक्वल्स टू 0.529 इंटू 10⁻⁻10 मीटर इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। अभी देखिए आपको यदि कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू नहीं मालूम है तो h का वैल्यू होता है 6.626 इंटू 10⁻34। पाई तो मालूम है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻31 एंड इलेक्ट्रॉन का चार्ज इज 1.6 इंटू 10⁻19 एंड k इज 9 इंटू 10⁻9। तो आपने ये रख लिया, तो ये r की वैल्यू कितनी आ गई, 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। और ये जो वैल्यू आ गई है ये वैल्यू आ गई है एंगस्ट्रॉम में, ये वाली वैल्यू किस में आई थी, मीटर में।
तो पहली चीज तो ये आ गई रेडियस। मतलब अब मुझे मालूम है कि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन कितनी दूरी पे चक्कर काट रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ये मेरे को समझ में आ गया। अब यदि मैं वेलोसिटी निकालना चाहूं तो वेलोसिटी भी निकाल सकता हूं। अब कैसे निकाल सकता हूं? भाई मेरे को ये मालूम है कि वेलोसिटी इसके बराबर है, मैं वैल्यू पुट कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। चलिए वेलोसिटी भी निकाल लेते हैं एक बार को। तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? वेलोसिटी आएगी NH अपॉन 2πm इलेक्ट्रॉन इंटू आर। और ये आर इतना बड़ा वैल्यू है, तो ज़रा इसको रख लेते हैं। तो वेलोसिटी किसके बराबर आ जाएगी? n इंटू एच डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू आर, विच इज h स्क्वायर इंटू n स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रॉन के चार्ज का स्क्वायर इंटू के इंटू जेड। भाई ये पूरा का पूरा वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा? ये 2 कैंसिल आउट हो गया, ये पाई से पाई गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गया, h से h गया, n से n गया। तो आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू कितनी बची? तो आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू बची 2 पाई इलेक्ट्रॉन के चार्ज का स्क्वायर इंटू के डिवाइडेड बाय h इंटू जेड बाय एन, और ये एक नई कांस्टेंट वैल्यू बन जाएगी विच इज 2.188 इंटू 10⁻⁶ इंटू जेड बाय एन मीटर पर सेकेंड। ये मेरे पास दूसरी वैल्यू आ गई। मतलब अभी मेरे पास क्या आ गया? देखिए इलेक्ट्रॉन कितनी दूरी पर है और कितनी तेज घूम रहा है, ये दो वैल्यू निकल के आ गई। अब तीसरी चीज जो मेरे को निकालनी होती है वो निकालनी होती है एनर्जी। क्या निकालनी होती है? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालनी होती है। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, जरा समझिए। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंड ऑर्बिट, ये निकालने के लिए थोड़ा सा लेंदी जाना पड़ेगा। भाई हमें क्या मालूम है कि ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन यहां चक्कर काट रहा है, तो जो इसकी टोटल एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। हाँ है ना? ये टोटल एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। अब टोटल एनर्जी, चलिए पहले पोटेंशियल एनर्जी पे कमेंट करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? ये क्यों है? ये है एनर्जी ड्यू टू अट्रैक्शन, ड्यू टू अट्रैक्शन। और ये कितना होता है? पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस के Q1 Q2 बाय आर। अभी थोड़ी देर पहले हमने के Q1 Q2 बाय आर डिफाइन किया था, याद है? अभी बस थोड़ी देर पहले देखिए ये रहे, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर था, हम के Q1 Q2 बाय आर लिख रहे हैं। और Q1 क्या आ गया था? ZE, Q2 क्या आ गया था? E। सेमी मॉडल के लिए तो बात चल रही है, तो वैल्यू सेम रहेंगी। तो ये कितना आ जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी माइनस के इंटू ZE इंटू ई बाय आर, तो माइनस के ZE स्क्वायर बाय आर आ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी? ये आ जाएगी हाफ mv स्क्वायर। और अभी हम लोगों ने निकाला था mv स्क्वायर किसके बराबर है? के ZE स्क्वायर बाय आर के बराबर है। अब आप पूछेंगे ये कब निकाला? तो ये हमने निकाला जस्ट अभी यहां पे कि mv स्क्वायर इक्वल्स टू के ZE स्क्वायर बाय आर। यदि इसी चीज को लिख लेंगे तो ये हो जाएगा mv स्क्वायर इक्वल्स टू के ZE स्क्वायर बाय आर। तो यदि हाफ mv स्क्वायर निकालना होगा तो किसके बराबर हो जाएगा? 1/2 के ZE स्क्वायर बाय आर के बराबर हो जाएगा, बिल्कुल। तो ये कितना आ गया? हाफ mv स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 के ZE स्क्वायर बाय आर। काइनेटिक एनर्जी भी आ गई और पोटेंशियल एनर्जी भी आ गई। तो टोटल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी? ये बराबर हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के, और ये हो जाएगी माइनस के ZE स्क्वायर बाय आर प्लस हाफ के ZE स्क्वायर बाय आर।
और ये आ जाएगा -12 k ZE² बाय R, ये टोटल एनर्जी आ जाएगी। देखिए अब ज़रा रिलेशन समझिए। टोटल एनर्जी कितनी आ गई? -12 k ZE² बाय R। पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई थी? कि -k ZE² बाय R। और काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई थी? ½ k ZE² बाय R। तो इनके बीच में सिमिलैरिटी दिख रही है? बिल्कुल दिखेगी आपको। तो आपको क्या समझ में आएगा कि भाई टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू ट्वाइस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू माइनस काइनेटिक एनर्जी। अब आप यदि R का वैल्यू रख देंगे तो काम हो जाएगा ना भाई। यदि आप R का वैल्यू रख देंगे तो कितना हो जाएगा? टोटल एनर्जी इक्वल्स टू -12 इंटू K इंटू E² इंटू Z/R। अभी R के लिए रिलेशन हमने थोड़ी देर पहले ही डिराइव किया है। क्या रिलेशन है R के लिए? देखिए R के लिए ये रिलेशन है, तो जरा इसी रिलेशन को आगे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा? चलिए ये कॉपी एंड इट इज कॉपी टू नेक्स्ट पेज। ओ ये अंडू करो, कोई बात नहीं, हम ज़रा इस चीज़ को और सिस्टमेटिकली कर लेते हैं। इस चीज़ को हम लोग यहीं पे कॉपी कर लेते हैं, क्लोन। ये चीज़ आगे आ गई। अब इस चीज़ को हम लोग कॉपी कर देते हैं टू द नेक्स्ट पेज, कॉपी। तो ये आ गया। और आपने क्या किया? इसी R की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो जब आप इस R की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा? टोटल एनर्जी इक्वल्स टू -12 KE² इंटू Z/R। अब R की जगह रख दें तो ये हो जाएगा H² बाय 4π² मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू E⁻²K इंटू N² बाय Z। तो ये पूरा का पूरा ऐसे ऊपर चला जाएगा, बस यहां से कैंसिल आउट होगा, एक 2 आ जाएगा। तो टोटल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी? जरा समझिए, -K², ये K और ये K ऊपर गया, E⁻⁴ ये दोनों गए, इंटू 2 इंटू π² इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सब कुछ ऊपर गया ना, डिवाइडेड बाय H²। देखिए क्या क्या ऊपर चला गया, 2 ऊपर गया, π² ऊपर गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऊपर गया, ये आ गया, E⁻⁴ हो गया, K² हो गया, इंटू Z² बाय N²। अब ये भी तो एक कांस्टेंट वैल्यू ही है, और ये टोटल एनर्जी आ जाएगी 2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू Z² बाय N² जूल में। और यदि हम इसको और ऑपरेशनली यूज के लिए कन्वर्ट कर देंगे तो टोटल एनर्जी आ जाएगी -13.6 इंटू Z² बाय N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू ज़्यादा मैटर करती है। जैसे रेडियस की वैल्यू जो होती है वो अपने को एंगस्ट्रॉम में मैटर करती है, वैसे ही टोटल एनर्जी की वैल्यू अपने को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मैटर करती है। तो टोटल एनर्जी कितनी आ गई? तो देखिए हमारे पास क्या आ गया, वेलोसिटी आ गई 2.188 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। रेडियस आ गई 0.529 इंटू N² बाय Z एंगस्ट्रॉम में। एनर्जी आ गई, टोटल एनर्जी ये आ गई 13.6 माइनस का इंटू Z² बाय N²। काइनेटिक एनर्जी आ गई 13.6 इंटू Z² बाय N², और पोटेंशियल एनर्जी जो कि इसका डबल है टोटल एनर्जी का, तो ये आ गई -27.2 इंटू Z² बाय N²। ये सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। अब हम क्या चाहें, यदि हम ये चाहें कि टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कितना है तो वो भी निकाल सकते हैं। भाई निकाल तो सकते हैं ना, यदि हम निकालना चाहें तो टाइम पीरियड फॉर द रिवॉल्यूशन कितना हो जाएगा, T इक्वल्स टू 2πr बाई v। अब आप चाहें तो इसको पूरा सॉल्व कर लीजिए, r की वैल्यू v की वैल्यू रख के, चाहो तो सीधा इसमें लगा लो। और ये है ना यहाँ पर भी जो है ये
z बाय n है मीटर पर सेकेंड में। तो हम चाहें तो ये भी रख सकते हैं। तो ये यदि हम रख लें डायरेक्ट तो t इक्वल्स टू 2 पाई इंटू आर। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.529 इंटू 10⁻⁻10 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड डिवाइड बाय 2.188 इंटू 10⁻6 इंटू जेड बाय एन। यदि ये पूरा सॉल्व कर लेंगे तो फिर देखिए अब ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, सब कांस्टेंट को आप सॉल्व कर लीजिएगा जब से ऐसा चाहें। तो आपके पास आ जाएगा t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब बाय जेड स्क्वायर। तो आपके पास टाइम पीरियड डिपेंडेंसी भी आ गई। और यदि आप फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन निकालना चाहें, क्या निकालना चाहें, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन निकालना चाहें, तो आप ये भी निकाल सकते हैं। और ये क्या होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन, कि एक सेकंड में कितने चक्कर काटे, तो ये बराबर होती है 1/t के। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन क्या हो जाएगी 1/t। तो फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाय एन क्यूब। और आप यही वैल्यू को उल्टा कर लीजिएगा, मतलब ये कितना हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 2.188 इंटू 10⁻6 डिवाइड बाय 2 पाई इंटू 0.529 इंटू 10⁻10 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन क्यूब। तो ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। यदि आपको इस फॉर्मेट में क्वेश्चन नहीं है और वो पूरे कांस्टेंट वाली फॉर्मेट में है, तो आपके पास ये जो रेडियस है, रेडियस का पूरा फॉर्मूला लिखेगा, वेलोसिटी का पूरा फॉर्मूला लिखेगा और सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये है बोर मॉडल की सारे इलिस्ट्रेशंस जो हैं। अब हम एक एक करके बहुत सारे अलग अलग चीज़ों के लिए ये चीज़ यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करना चाहते हैं, फाइंड आउट रेडियस, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ बोर्स ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम प्लस एंड लिथियम प्लस 2। ये एक क्वेश्चन करते हैं, इतने में अपने को सब कुछ बेहतरीन तरीके से यूज करना आता है। तो हम क्या कहते हैं, देखिए सबसे पहले हम हाइड्रोजन के लिए सॉल्व करते हैं। किसके लिए सॉल्व करते हैं, हाइड्रोजन के लिए। अब हाइड्रोजन के लिए इसका मतलब क्या हो गया, z का वैल्यू 1 हो गया। अब रेडियस क्या आया था 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड आया था। तो अब आप रख के सॉल्व कर लीजिए। तो फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस कितना आ जाएगा, फर्स्ट का मतलब n का वैल्यू 1 है, तो ये 0.529 एंगस्ट्रॉम। सेकेंड ऑर्बिट का वैल्यू कितना आएगा 0.529 इंटू 2 स्क्वायर, क्योंकि z का वैल्यू 1 है तो बार बार रख के हासिल तो कुछ होना नहीं है ना अपने को। तो ये ऐसा आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.529 इंटू 4 एंगस्ट्रॉम। थर्ड के लिए वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.529 इंटू 3 स्क्वायर, मतलब 0.529 इंटू 9 एंगस्ट्रॉम। वैसे ही फोर्थ के लिए क्या वैल्यू हो जाएगी 0.529 इंटू 4 का स्क्वायर, मतलब 16 इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम। और फिफ्थ के लिए क्या वैल्यू आ जाएगी 0.529 इंटू 25, विच इज 25 इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम। ये सारी वैल्यूज आ गई रेडियस की। यदि आप यही वैल्यू, यदि आप यही चीज रेडियस की ही वैल्यू आप हीलियम प्लस के लिए लगाते हैं, तो हीलियम प्लस के लिए क्या वैल्यू आएगी, देखिए हीलियम प्लस में z इक्वल्स टू 2 हो जाएगा बस, और कोई अंतर नहीं है, सब कुछ सेम चीज लगेगी। तो आप यदि फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस निकालना चाहेंगे तो ये कितनी आ जाएगी 0.529 इंटू 1/2 एंगस्ट्रॉम। सेकेंड की निकालना चाहेंगे तो 0.529 इंटू 2 स्क्वायर बाय 2, यानी कि 0.529 इंटू 2 एंगस्ट्रॉम। थर्ड के लिए निकालेंगे तो क्या होगा, बस n का वैल्यू 3 रख दीजिए, बाकी z का वैल्यू 2 रखना है, सेम फॉर्मूले की बात हो रही है। तो अब आप समझ गए हैं कि थर्ड के लिए कितना हो जाएगा 0.529 इंटू 3 का स्क्वायर इज 9/2 एंगस्ट्रॉम। फोर्थ के लिए क्या वैल्यू हो जाएगी 0.529 इंटू 16/2 एंगस्ट्रॉम। एंड सिमिलरली फिफ्थ के लिए क्या वैल्यू हो जाएगी 0.529 इंटू 25/2 एंगस्ट्रॉम।
कैसे भाई, एन स्क्वायर बाय जेड, 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 सेम चीज रख दी। और यही चीज मेरे को हीलियम के लिए, सॉरी, लिथियम +2 के लिए करनी होगी तो वो भी कर सकते हैं। क्यों? बस यहां पे क्या अंतर आ जाएगा, z = 3 आ जाएगा और कोई अंतर नहीं आता है। तो आई होप आप ये कर पाए, या आपको समझ में आया कैसे करना होता है रेडियस और एनर्जी का वैल्यू। तो आपको ये चीज समझ में आती तो हमारा काम हो जाता है। अब बात करते हैं एनर्जी कैसे निकालनी है। देखिए रेडियस की वैल्यूज आ गई हैं, अब एनर्जी निकालते हैं। एनर्जी का वैल्यू के लिए हमको क्या समझ में आया था भाई, एनर्जी किसके बराबर आई थी, एनर्जी बराबर आई थी -13.6 इंटू Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। जरा हाइड्रोजन के लिए बात कर लेते हैं। तो Z का वैल्यू है 1। तो यदि मैं फर्स्ट ऑर्बिट के लिए निकालना चाहूं तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए क्या हो जाएगी वैल्यू, -13.6 इंटू Z²1² विच इज इक्वल्स टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यदि मैं सेकेंड ऑर्बिट के लिए निकालना चाहूं तो क्या हो जाएगा, देखिए अभी आपको ये समझ में आ जाना चाहिए, केवल फॉर्मूले में एन और जेड का वैल्यू डाल के चेक करना, कुछ फर्क नहीं पड़ता है क्वेश्चन में, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा -13.6 इंटू एन Z² 1² बाय 2², तो ये हो जाएगा -13.6/4 मतलब -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड ऑर्बिट ये कितना हो जाएगा, -13.6 इंटू 1² बाय 3⁻², यानी कि -13.6/9, ये हो जाएगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोर्थ ऑर्बिट के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -13.6 इंटू 1² बाय 4² मतलब -13.6/16 विच इज़ -0.85 वोल्ट। और फिफ्थ ऑर्बिट के लिए क्या हो जाएगा, -13.6 इंटू 1² बाय 5² तो -13.6/25 और ये हो जाएगा -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये सारी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू आ जाएगी हाइड्रोजन के लिए। एंड सिमिलरली अपन हीलियम के लिए निकाल लेते हैं। देखिए हीलियम के लिए हम निकाल रहे हैं, लिथियम के लिए आप खुद निकालिएगा। यदि कोई दिक्कत आए तो आप हमको कमेंट्स में लिख के भेजना कि भाई हमको दिक्कत आ रही है, हम उसको भी सॉल्व कर देंगे, वो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यदि मैं हीलियम के लिए निकालना चाहूँ तो सिर्फ क्या वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, जेड का वैल्यू दूर रखना पड़ेगा। तो एनर्जी ऑफ फर्स्ट किसके बराबर हो जाएगी, ये बराबर हो जाएगी -13.6 इंटू Z² 2² बाय 1 विच इज -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब सेकंड के लिए निकालना है, एनर्जी ऑफ सेकंड निकालनी होगी तो क्या हो जाएगी, -13.6 इंटू 2² बाय 2², तो ये हो जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड के लिए निकालना चाहेंगे तो ये कितने हो जाएगी, -13.6 इंटू 2² बाय 3² यानी कि 9, तो ये आ जाएगा 1.51 इंटू 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस का। वैसे एनर्जी ऑफ फोर्थ निकालना चाहें तो ये हो जाएगा -13.6 इंटू 4 बाय 16 मतलब 4 का स्क्वायर 16, तो ये हो जाएगा -13.6/4 यानी कि -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड आप एनर्जी ऑफ फिफ्थ निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, -13.6 इंटू 4 बाय 5² यानी कि 0.54 इंटू 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपके पास आ जाएगा। बात समझ में आई? तो ये आपने हीलियम के लिए सारे एनर्जी ऑर्डर निकाल लिए हैं। ये पूरा बोर्स मॉडल था, ठीक है। अब आज के दिन आप सिर्फ इसके ऊपर मास्टरी करिए, डेरिवेशन को करके देखिए, सारे एस्पेक्ट समझिए। कल हम इसके ऊपर बेस्ड और चीज़ें देखेंगे, जैसे हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम देखेंगे, हम काइनेटिक एनर्जी के भी एक आध क्वेश्चन कर लेंगे, वेलोसिटी के भी एक आध क्वेश्चन कर लेंगे। पर पहले ये दोनों जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ना, ये करिए, ठीक है। इसके बाद काम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टाटा, विल मीट अगेन, थैंक यू।